जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए हम एक नए अध्याय की ओर चलते हैं। और आज का अध्याय यह भी पदी से जुड़ा हुआ है और इसका नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। प्रकृति हमारी जननी है, यदि वह न हो तो हम कहीं नहीं ठहरते। उसकी गोद में हमारी जो सांसें हैं वे पलती हैं। प्रकृति की गोद न हो तो फिर हम अनाथ हो जाएंगे, कहीं नहीं रहेंगे। कवि कहीं न कहीं इस भाव से बहुत ही उत्प्रेरित है और वह अपनी कविता के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित हुआ है, यह कहते हुए कि आज जो वैश्विक क्रांति आ गई है, शहरीकरण होता जा रहा है समस्त परिवेश का, गांव से लोग भाग भाग कर शहरों में आते हैं। ऐसे में क्या हम प्रकृति का साथ छोड़ दें? तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? तो फिर क्या चाहिए? चाहिए यही कि हमें शहरी विकास के संग संग प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक वातावरण और प्राकृतिक जो अवदान हमें प्राप्त हुए हैं ईश्वर की असीम अनुकंपा से, इन दोनों के बीच तालमेल बनाए रखना है। हमें विकास भी चाहिए और प्रकृति की गोद भी। इसी तथ्य को कवि बहुत ही अच्छी भाषा में, ग्रामीण भाषा में और आम फाम की भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और कविता में आप सबको एक जो काव्यमयी हिलोर होती है उसकी ओर ले चलूं, इससे पहले मैं सोचता हूं कि आपको कवि का परिचय दे दूं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ। कहाँ? उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, उसका नाम बांदा है। बांदा जिले में कमासिन नाम का एक गांव है, उसमें ये उत्पन्न हुए 1911 में और सन 2000 में इनका निधन भी हो गया। ये बहुत ही ये छायावादोत्तर जो साहित्य रचा गया है हिंदी में, उसमें इनका बहुत ही अग्रणीय स्थान है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, नामचीन है। इनकी काव्य धारा में एक विशेष प्रकार की कोमलता, जो ग्रामीण सुंदरता है वह पाई जाती है, प्रकृति प्रेम है वह पाया जाता है। बहुत सारी रचनाएं की हैं। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। ये सारी रचनाएं इनकी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं। ग्रामीण जीवन से जुड़कर इन्होंने और प्रकृति प्रेम से संपृक्त होकर इन्होंने हमें वे सारे के सारे अवदान दिए हैं जो प्रकृति ने अपने आप में समेट रखे हैं, भाषा के माध्यम से, प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से। चलिए, और शुरुआती जो मैंने कुछ पंक्तियां कही हैं वही इस पाठ का जो है सो वही इस पाठ का भाव है। मैंने कहा कि प्रगति हो रही है, विकास तो हम करते जाते हैं, लेकिन प्रकृति के नुकसान को हम झेल नहीं सकते। आज प्रकृति की कमी के कारण ही इतने सारे प्रदूषण हमारे चारों ओर फैलने लगे हैं, इतनी सारी बीमारियां आने लगी हैं। तो कवि यही बोलता है कि हमें प्रगति नहीं चाहिए सो नहीं, लेकिन प्रगति के संग संग जो हमारी आधारशिला है, जो हमारा आधारभूत सिद्धांत है, जो हमारा आधार है, जो हमारी प्राण रक्षिका है, जो हमारी प्राणवायु है, क्या हम उसे छोड़ देंगे? तो फिर प्रगति या विकास किस काम का? बहरहाल इस विकास को थामे रखना है, इस विकास को बनाए रखना है। सारांश यह है कविता का कि कवि चंद्रगहना नाम की एक जगह से वापस आ रहा है। सुबह का समय है और लौटते समय चारों ओर, हालांकि ग्रामीण परिवेश है, फिर भी अभी लोग उठ नहीं सके हैं, सूर्योदय हो ही रहा है। और कवि चलते चलते एक जगह मेड़ पर बैठता है। चारों ओर जब अपनी नज़रें दौड़ाता है तो उसे तरह तरह के दृश्यावलोकनों का आनंद प्राप्त होता है। वह देखता है कि कहीं छोटा सा तालाब है, कहीं अरहर है, कहीं तीसी है, कहीं चना है, कहीं कुछ। चारों ओर जो रबी फसलें हैं वे चितराई हुई हैं और उनकी सुंदरता, जो नई नई जो पौधे निकलती हैं, नए जो पौधे आते हैं, उन पौधों पर जो फूल खिलते हैं, उनमें जो कलियां उगती हैं, उनमें जो फलियां आती हैं, कलियां, फूल, फलियां, इन सब की सुंदरता कवि के मन को मोह लेती है और वह बहुत ही आह्लादित हो उठता है और उसे लगता है कि सचमुच कुछ ही दूरी पर जहाँ मानवों का निवास है, जहाँ व्यक्ति
अपने विकास की कहानी लिखता रहता है। यहाँ से कुछ ही दूर जहाँ आम आदमी का निवास है, जहाँ फ्लैट बने हुए हैं, जहाँ लोग घरों में रहते हैं और तरह तरह के विकास की बातें करते हैं, क्या उन लोगों को इतनी समझ नहीं कि प्रकृति की गोद कभी सुनी नहीं होनी चाहिए और उसकी सुंदरता को उजाड़ कर हम कहाँ से खूबसूरती ओढ़ सकते हैं, हम कहाँ से खूबसूरती ला सकते हैं। बहरहाल ये सोचता है कि क्यों न हम दोनों में सामंजस्य बिठा कर रखें। यही इस कविता का परिप्रेक्ष्य, यही इस कविता का ध्येय है और उद्देश्य भी। चंद्रगहना से लौटती बेल, जब पहला वीडियो है, मैं देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिकना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। देख आया चंद्रगहना, क्या बोलता है कवि? मैं चंद्रगहना देख कर आ गया और देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ दो खेतों के बीच में जो एक सीधी सी मिट्टी वाली लकीर, मोटी मिट्टी की जो लकीर चली जाती, मिट्टी की मोटी लकीर चली जाती है जो दो खेतों को विभाजित करती है, उस मोटी लकीर को ही हम, मिट्टी के उस आकार को ही हम मेड़ का नाम देते हैं। उस पर से होकर लोग चलते हैं और वह, आप जानते हैं ग्रामीण परिवेश के आप भी हैं, हम सब हैं, पूरा भारत ही ग्रामीण परिवेश में पलता है। तो उसी मेड़ पर वह बैठा हुआ है और मेड़ पर बैठकर चारों ओर ताक रहा है, प्राकृतिक सुषमा का आनंद ले रहा है, वह सौंदर्य का आनंद ले रहा है। तो उसकी नज़र जगह जगह ठहरती है। एक जगह देखता है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिकना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। देखता है चने के जो पौधे हैं सो उगे हुए हैं और एक बीते के बराबर उनकी अभी लंबाई हुई है और उनके सिरों पर धीरे 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 धीरे, क्योंकि 1 से 1.5 बीते तक उनकी लंबाई होती है, उनके सिरों पर, उनकी फुनगियों पर सो हरे हरे जो है सो फूल आ गए हैं, गुलाबी फूल आ गए हैं। और ऐसा लगता है जैसे छोटे कद के कुछ लोगों ने सो हरे मुरेठा यानी पगड़ियाँ बांध रखी हों। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। पास ही, चूँकि रबी की जो खेती होती है, आप लोग किसान घर के होंगे तो आपको मालूम होगा, रबी की जो खेती होती है वह एक ही साथ होती है। कहीं अलसी है और जैसे चना है, चना तीसी, तीसी को अलसी बोलते हैं, चना तीसी, इन सब, फिर बीच बीच में सरसों है ना, ये सारे के सारे पौधे एक साथ उगा दिए जाते हैं और फिर बाद में उनकी सो कटाई होती है और उन्हें अलग रखकर उनकी पिराई होती है। फिर जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उन फसलों का उपयोग करते हैं किसान। तो वहाँ जो बगल में तीसी का पौधा है, वो तीसी का पौधा कैसा है? तो पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। हठीली क्यों? क्योंकि चना तो तना हुआ है और तीसी का जो पौधा होता है वो बहुत पतला होता है और उसमें इतनी जान नहीं होती कि वह चने की तरह सीधा खड़ा हो सके। फिर भी वह खड़े रहने का प्रयास करता है पौधा, तो उसके इस हठ के कारण ही उसे हठीली कहा गया, उस तीसी को, अलसी को हठीली कहा गया है। चूँकि अधिक ज़्यादा संख्या तो चना के पौधों की है और बीच में कहीं कहीं अल्पसंख्यकों की तरह सो कहीं कहीं तीसी उगी हुई है। तो ऐसा लगता है बहुतों के बीच कुछ का होना अपने आप में इस विश्वास का एक प्रतीक है, एक प्रतिमान है कि कोई कुछ भी रहे, संख्या में कोई ज़्यादा भी रहे, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कम है उनका भी अपना अस्तित्व है। तीसी यही बोलती है, इसीलिए इसे हठीला कहा गया है, हठ से भरा हुआ कहा गया है। और उसका आकार कैसा है? देह की पतली है, बहुत पतला पौधा है और कमर की है लचीली, उसकी कमर में जान नहीं है, वो एकदम झुक झुक जाती है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और उसके सिर पर जो है, जैसे चने के सिर पर गुलाबी फूल है और इसके सिर पर जब तीसी पकने लगती है तो उसके सिर पर एक नीले रंग का फूल आ जाता है और उस नीले रंग के फूल में सो दाने भरने लगते हैं। धीरे धीरे उसके चारों ओर सो एक स्वर्णिम आकार सा, कवच सा बन जाता है। उसको जब पक जाता है, उसकी फली जब पकती है तब का यह हाल है। उसका फूल जब पकता है, फूल जब फली में बदलता है, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। उसे आप धीमे से जो ही छुइएगा तो एकदम बिखर कर आपकी चुटकियों में आ जाएगा वह। आपने कभी देखा होगा या जिन बच्चों का ऐसा अनुभव हुआ होगा वे जानते होंगे। तो वह आ जाएगा और आपको लगेगा कि अरे,
और आपके हाथ में, आपकी हथेली में सो तीसी के करीब 2500-3000 दाने जो हैं सो आ जाएंगे, एकदम कोमल कोमल मुलायम मुलायम से दाने, नवजात दाने। और ऐसा लगता, मानवीकरण हुआ है इस कविता का भी। तो कवि को लगता है जैसे तीसी बोल रही हो सिर उठा उठाकर, तीसी को ही अलसी बोलते हैं, अलसी बोल रही हो सिर उठा उठाकर कि जो मुझे छुएगा प्रेम से मैं उसे अपने हृदय का दान कर दूंगी। हृदय का दान यानी अपनी फली, अपना जो वह फूल है जो फली के रूप में बदला है वह मैं उसे समर्पित कर दूंगी। बस छूने भर की देर है, जो छुएगा उसे मैं, उसके समक्ष मैं अपने आप को सो समर्पित कर दूंगी, मैं उसे, उस पर अपने आप को निछावर कर दूंगी। फली दान कर देना, फली दे देना ही निछावर करना है। दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। वसंत का वर्णन है, वसंत के समय ही, होली से पहले का समय है, उसमें तीसी, चना, सरसों, इन सब के पौधे जो हैं सो खिलते हैं। अब वहाँ कवि की नज़र तो चारों ओर फिर रही है, तो इसी क्रम में उसकी नज़र जब जाती है सरसों पर तो वह क्या देखता है? वह देखता क्या है कि और सरसों की न पूछो, सरसों की बात मत पूछो, हो गई सबसे सयानी, सरसों बहुत बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, उसका पौधा बहुत बड़ा होता है। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। हाँ, ऐसा लगता है। अब देखिए एक मुहावरा है, मुहावरे का कितना सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। हाथ पीले होना यानी विवाह होना, तो सरसों तो खुद ही पीली है, उसका तो पूरे का पूरा पौधा पीला है, फूल पीले हैं, उसकी फलियाँ पीली हैं, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे उसने सो अपने हाथ खुद ही पीले करने की तैयारी कर रखी हो, उसने अपने हाथ खुद ही पीले कर रखे हों। और हाथ पीले करके वो कहाँ आई है? ब्याह मंडप में पधारी। ब्याह मंडप का क्या है? ब्याह मंडप किसे कहा गया है? ब्याह का मंडप क्या है? ब्याह का मंडप है वही खेत, खेत जहाँ वह उगी हुई है सरसों, वही ब्याह का मंडप है। और उसका ब्याह होना अर्थात उसका पक जाना, कट जाना, तो वह ब्याह मंडप यानी खेत में पधारे हुए हैं। और फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। फागुन के समय में, फागुन का जो महीना है वह महीना, फाग एक विशेष प्रकार के लोकगीत को बोलते हैं जिसमें नोकझोंक होती है और नायक नायिका में जो संभाषण होता है, नायक नायिका में जो प्रेम का इजहार होता है, प्रेम का जो प्रकटीकरण होता है, इन सब बातों का वर्णन होता है। तो ऐसा लगता है जैसे फागुन देह धर कर आ गया हो और फगुआ गा रहा हो, फाग गा रहा हो, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। क्या बोलता है? देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, आज मैं देख रहा हूँ स्वयंवर। किसका स्वयंवर हो रहा है? क्या बात है ना। किसका? कवि पर भी लगता है फागुन का मास तारी हो गया, फागुन के मास का प्रभाव पड़ गया है। बोलता है देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। किसका स्वयंवर हो रहा है भाई? भाई प्रकृति का अपने ही अवदानों से। वे जो पौधे हैं, वे पौधे बड़े हो गए हैं और अब वे कटाई की ओर हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयंवर रचा जा रहा हो। स्वयंवर क्यों? क्योंकि वे अब उनमें से कौन आगे है, कौन फसल पहले कटेगी। जो फसल पहले कटेगी, मान लिया गया है कि उसने अपना चुनाव कर लिया, उसने अपना चुनाव कर लिया। तो फसलों में होड़ है, उधर चना है, तीसी है यानी अलसी है, सरसों है, सब युवा हो गए हैं, सारे पौधे युवा हैं। कौन पहले कटे, इस बात की प्रतीक्षा है। और ऐसा लग रहा है जैसे स्वयंवर में बहुत सारी नायिकाएं, बहुत सारी राजकुमारियां खड़ी हों और किसे पहले मौका मिलता है। चलिए, लंबा वीडियो हो रहा है, मैं इसके बाद दूसरे वीडियो में आपसे मिलता हूं। धन्यवाद।